नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। दिल्ली के महादंगल में आज दिल्ली के बाहर से दो बड़े दिग्गजों की एंट्री हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां आज दिल्ली में तीन रैलियां कर रहे हैं, वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ओखला विधानसभा में 2 जनसभाएं कर रहे हैं। सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ की करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली रैली में योगी आदित्यनाथ ने जमकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली की सफाई और सड़कों के अलावा जिस मुद्दे को लेकर योगी ने केजरीवाल पर निशाना साधा वो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ का रहा। दिल्ली के ओखला और यूपी के ओखला यानी कि नोएडा की तुलना करते हुए योगी ने कहा कि यूपी के ओखला में हमने जहां पर उद्योग लगाए, वहीं दिल्ली के ओखला में केजरीवाल ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को लाकर बसा दिया। योगी ने यह भी कहा कि आप नेताओं के घर में बांग्लादेशियों को आधार कार्ड बांटे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस ओखला का जिक्र योगी कर रहे थे, उसी ओखला में आज असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। यहां पर वो पैदल मार्च भी करने वाले हैं। आज सवाल पूछेंगे, क्या दिल्ली के चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है? योगी के आरोपों का केजरीवाल क्या जवाब देंगे? सवाल यह भी है, क्या दिल्ली में योगी की एंट्री से चुनावी माहौल बदलेगा? और सवाल यह भी, क्या ओवैसी आएंगे तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी? चारों तरफ से एक दूसरे पर बयानों के बाढ़ छोड़े जा रहे हैं। सबसे पहले महादंगल की शुरुआत करेंगे, सवालों के तीर दागे। उसके पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। तो ये इल्जाम झूठा इल्जाम है। ये केजरीवाल में और नरेंद्र मोदी एक सिक्के के 2 रुख हैं। ये तो अपनी नाकामियों को, अपने नाहिली को छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रही है। बीजेपी कभी नहीं जीत सकती, किसी हालत में नहीं जीत सकती। जब जीतेगी जब आपका वोट तकसीम हो जाए। अगर आपका वोट तकसीम हुआ तो बीजेपी जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी जिसको आप लोग कहते हैं, अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी, नरेला के सिटिंग एमएलए हैं शरद चौहान, वार्ता कर रहे हैं किसी से और बता रहे हैं कि मनीष के साथ ये बैठे थे, नायर शराब पॉलिसी लाया और इन्होंने मनीष को कहा कि भाई ये मत करिए, ये क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हर क्षेत्र में ये शराब की दुकानें खुल जाएंगी। तो मनीष ने कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो चुनाव लड़ने के पैसे कहाँ से आएंगे? अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, लेकिन मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना। राजधानी में जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती हुई चली जा रही है, वैसे वैसे माहौल यहां का गर्माता हुआ चला जा रहा है। दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली के करोल बाग में सीएम योगी की रैली होनी है और उस रैली में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगे हैं, एक है तो सेफ है के बैनर लगे हैं। थोड़ी देर में रैली को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके ठीक पहले आपको बताते चले, योगी की ओर से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया और अब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, मंच सजाया गया है और मंच के ठीक नीचे लिखा हुआ है, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, और तमाम बड़े बड़े चेहरे आपको पीछे होर्डिंग में भी दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये कोशिश है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जरिए एक बड़ा संदेश भी देने की। कई ऐसे मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चुनावी माहौल को बदलने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किए जाने के बावजूद विधानसभा चुनाव में
1998 के बाद उसके लिए सूखे जैसी स्थिति है और इसी को खत्म करने की कवायद के तहत बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने यहां पर डेरा डाल के रखा हुआ है। तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और ये करोलबाग की रैली जहां पर पहुंचने वाले हैं योगी, लेकिन उसके ठीक पहले एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे वाले वहां पे लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं मंच पर लगी हुई। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। ऋतुराज झा जी आप विधायक हैं और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका जी आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल हसन साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ देर में असदुद्दीन वैसे भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, अलग अलग जगहों पर वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। और सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ऋतुराज झा जी आपसे शुरुआत करते हुए, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि माहौल यहां पर पूरी तरह से बदल जाएगा और इसके ठीक पहले प्रधानमंत्री की ओर से भी तमाम घोषणाएं की गई। कल हमने देखा किस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। तो डर है क्या आप लोगों को ऋतुराज झा जी? और होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, और इस नारे ने हरियाणा और महाराष्ट्र में काम किया है बीजेपी के लिए। चित्रा जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आपको करोड़ों लोग इस देश के देखते हैं, आपको और आपके चैनल को। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ और विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 14 रैलियां करी थी और किरारी भी आए थे और ऐसे ही सभी जगह पर गए थे। आप जरा रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि जहां जहां योगी जी गए थे एक भी सीट भाजपा नहीं जीती, एक भी सीट भाजपा नहीं जीती। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। देश के अंदर में सबसे समझदार वोटर, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वोटर और सबसे ज्यादा एक्टिव लोग अगर कहीं है तो दिल्ली में है। यहाँ पर चलता है पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। एक है तो हमारे स्कूल सेफ हैं, एक है तो हमारे मोहल्ला क्लिनिक सेफ हैं। अरे वो दिल्ली दंगों की याद भी दिला रहे थे। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ की जो रैली हुई है, आप ये जो तमाम बातें गिना रहे हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए दंगों को लेकर हालात किस तरह से सुधर चुके हैं, लेकिन दिल्ली में दंगा होता है जब 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बने कुछ ही समय होते हैं और उसको रोक पाने में आप लोग पूरी तरह से, यहां तक कि दंगे के आरोपियों को बचाने का काम किया गया आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से। इस तरह के भी आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं ऋतुराज जी। चित्रा जी बहुत जिम्मेदारी के साथ, दिल्ली में पुलिस आपकी, लॉ एंड ऑर्डर आपकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका, अर्ध राज्य है, सब कुछ आपका, अफसर भी आपके हैं। अब तो जीएनसीटी एक्ट के बाद आपको मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर योगी जी यूपी के स्कूल को दिल्ली के स्कूल से कंपेयर करते, योगी जी स्वास्थ्य मॉडल को कंपेयर करते। आपको पता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चों ने तो प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके जो है सो सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। हाँ। आपको पता है दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर में जिस स्विमिंग पूल को आप लोग खोज रहे हैं वो स्विमिंग पूल आपको मिलेगा। शानदार एजुकेशन, 2000 बच्चों ने जेईई और नीट का परीक्षा पास किया है। आपको पता है दिल्ली के सरकारी स्कूल का रिजल्ट 98% है। तो शिक्षा पे कंपेयर करो, स्वास्थ्य के मॉडल पे कंपेयर करो। हमारे स्कूल को देखने के लिए मेलेनिया ट्रंप आई है, आपके स्कूल को देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। अगर हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बान की मून और क्या बोलते हैं आपको जो है सो कॉफी अनान आए हैं, तो आपके स्कूल को देखने के लिए चाइना के जैसे ही सुधांशु जी जुड़ेंगे इस सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगी। अभिषेक झा जी हैं जेडीयू की ओर से, उनसे जरा मैं जवाब ले लेती हूं क्योंकि सत्ता पक्ष से ही आपका ये सवाल है। वो कह रहे हैं हमारे स्कूल को देखने के लिए मेलानिया ट्रंप आई थी, आपका स्कूल देखने डोनाल्ड ट्रंप खुद आ जाएंगे, तो स्कूलों से कंपेयर क्यों नहीं करते हैं एनडीए के लोग? अभिषेक झा जी। इनको खुशफहमी में रहने की आदत सी हो चुकी है चित्रा जी। कुछ ब्रांडिंग कर ली, कुछ मार्केटिंग कर ली। पहले तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी के लिए काम करने का ढोंग करते थे। पहले क्या कहा करते थे, अपनी प्राइवेट गाड़ी में आएंगे, बंगलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन क्या किया, सबसे उलट किया है।
अपने प्रचार तंत्र के लिए कितना खर्चा किया है वो भी आपको मालूम है। उसी प्रचार तंत्र के माध्यम से चीजें जब होती हैं, उसी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने में लगे हैं। असल में ये बातें ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके मन के अंदर की बेचैनी आपको साफ तौर पर दिख रही है। आपसे मैं बात करूं, मुझे लग रहा है किसी का ऑडियो आ रहा है लगातार, हमारे ही शो का ऑडियो थोड़ी देर के बाद हमें वापस सुनाई दे रहा है। अगर हम दुरुस्त कर पाए, अगर किसी भी हमारे जो गेस्ट यहां पर बैठे हुए हैं अगर उनके साथ इस तरह की दिक्कत हो, ठीक है। अभिषेक झा जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जी, मैं वही बात आपसे कह रहा था कि ये बात समझ से परे है कि भाई अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस अपनी रणनीति पर है, अपनी स्ट्रैटेजी पर है, अपने नेता के चेहरे पर है, दागी चेहरे पर है, जेल जाकर वापस आए हैं और बड़े फक्र के साथ कह रहे हैं कि भाई हम तो जेल से वापस आए, जनता हमको चुनेगी, हम ही सीएम बनेंगे। तो पहली बार हमने किसी पार्टी में इस तरह की पद्धति को देखा है। खैर वो भी क्यों ना, केजरीवाल जी ने एक रिकॉर्ड तो बना ही दिया है ना देश में। सिटिंग सीएम को जेल जाना पड़ा और जेल से सरकार चलती है, ये रिकॉर्ड तो भाई केजरीवाल जी के नाम पर दर्ज हो ही चुका है। तो जनता इस तरह की पद्धति को पसंद नहीं करती है। ये गांधी का देश है जहां आरोप लगते हैं। वैसी परिस्थिति में आप अपने पद से इस्तीफा देते हैं और तब आपको अगली बार जनता चुनती है, तब आप जनता के बीच आते हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने बड़ी बेशर्मी के साथ इन बातों को कहा है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। आपकी पार्टी भी एक सीट पर चुनाव लड़ी है, बीजेपी के सहयोगी सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पिछली बार भी 18 रैलियां करके गए थे योगी आदित्यनाथ, एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई, और इस बार तो एक है तो सेफ है कि बड़े बड़े ये जो होर्डिंग्स और बैनर आप लोगों की ओर से लगाए गए हैं, बटोगे तो कटोगे, इसके जरिए मिलेंगे क्या वोट? सुधांशु जी देखिए, एक हैं तो सेफ हैं या बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत ज्यादा इको कर रहा है, इसको ठीक करवाइए, ये बहुत इको कर रहा है। देखिए, ये जो इस प्रकार के जो भी बातें हैं, ये कोई चुनाव से रिलेटेड नहीं है, इसका भारत की राजनीति से भी लेना देना नहीं है। ये तो हमारे वास्तविकता का है। हम सब ने बचपन में वो कहानी सुनी है ना कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने अपने बच्चों को बुलाया, सबको एक एक डंडी दी, कहा तोड़ दो, सबने डंडी तोड़ दी और सारी डंडियों को मिलकर एक गट्ठर में बांध दिया, कोई नहीं तोड़ पाया। तो उन्होंने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो टूट जाओगे। और ये तो कहानियों में है, संस्कार में जो सभी ने सुनी है। हम सबको बताया जाता है कि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है, शपथ दिलवाई जाती है। अब इस पे भी किसी को आपत्ति है तो इतिहास में उठा के देख ले, जब जब हम बटे तब तब हम कटे, और हम सोने की चिड़िया थे और इंटेलिजेंस में भी बहुत आगे थे, वो काम नहीं आया। जब हम अंभी और पोरस में बट गए तो यूनानियों के हाथों कट गए। जब हम जयचंद और पृथ्वीराज में बट गए तो गोरी के हाथों कट गए। जब मानसिंह और राणा प्रताप में बट गए तो अकबर के हाथों कट गए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ थे और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ थे तो औरंगजेब के हाथों कट गए। इसलिए उस जमाने में रियासतों के राजा खड़े थे, जिन्हें लगता था कि एक पर्टिकुलर कट्टरपंथी ताकतों से हाथ मिला के हमारी रियासत कायम रहेगी। आज जातियों के राजा हैं, जिन्हें लगता है कि एक कट्टरपंथी तबके के साथ हाथ मिलाकर हमारी हुकूमत कायम रहेगी। मगर सब याद रखिए, कान खोल के, आखिर में जयचंद भी नहीं बचा था। और किसी और को कंफ्यूजन हो तो हाल ही में उदाहरण है जोगेंद्रनाथ मंडल का, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने भी यही सोचा था कि मेरी जाति और प्लस कट्टरपंथी वोट, ये मिलके हम काम करेंगे, और उसके बाद किस दर्दनाक तरीके से कटे थे, ये उनका इस्तीफा अवेलेबल है। इसलिए पढ़ाई लिखाई विकास के साथ साथ खतरनाक वायरस के प्रति सतर्कता और सजगता भी उतनी ही जरूरी है। जैसे कोरोना के समय में अगर आपके मुंह पे मास्क नहीं था और आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत नहीं थी तो आपकी पढ़ाई लिखाई कमाई कुछ काम आने वाली नहीं थी। इसलिए दोनों पे समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, और यही बात हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। सुधांशु जी, एक और सवाल यहां पर उठा है, उसका भी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए तो आप देखिए, अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी आई थी, आप लोग भी अपने किसी स्कूल को क्यों नहीं दिखाते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जाकर स्कूलों को देख सकें? और साथ ही बार बार अरविंद केजरीवाल का चेहरा लगाकर आम आदमी पार्टी ये पूछ रही है कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका जवाब नहीं दे पा रही है बीजेपी। हाँ, बहुत उन्होंने जो सवाल पूछा है वो मौजूद सवाल है और दोनों की बातों का जवाब देता हूं। पहली बात, भाई 27 साल से तो हमारी सरकार नहीं है, तो मानी हुई बात है। हमारे यहां तो अभी कोई हाल फिलहाल के वर्षों में, बल्कि वर्तमान पीढ़ी में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। मगर मजे की बात है, सवाल वो पार्टी पूछ रही जिसका मुख्यमंत्री है, और कह रहे चेहरा नहीं है वो। इवन वो ये कह रही हम मुख्यमंत्री हैं मगर मुख्यमंत्री नहीं भी हैं।
यानी कुछ कुछ राहुल गांधी जैसी बात हो गई, जिसे तुम देख रहे हो राहुल गांधी है नहीं। मतलब जो मुख्यमंत्री की शपथ लेके आई हैं वो कह रही हम तो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, और आम आदमी पार्टी भी कह रही है अस्थायी मुख्यमंत्री हैं। योजना का नाम है केजरीवाल कवच, जबकि केजरीवाल जी आज दिल्ली की सरकार में ना सीएम है, ना डिप्टी सीएम है, जब मिनिस्टर है, ना नेता संसदीय दल है। वो किस कैपेसिटी में? ये वही रोग है जो कांग्रेस में था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और योजनाओं की हरी झंडी और फोटो बड़की बड़की लगती थी सोनिया जी की। देखिए कैसे नई राजनीति के कहने वाले आके पुरानी राजनीति में कैसे ढल गए। इसे कहते हैं कि पुरानी शराब नई बोतल में कैसे आ गई, और एक बोतल के बदले में दूसरा बोतल देने वाली पार्टी ने वही कांग्रेस की एक बोतल दूसरी बोतल में कैसे उतार ली। यह साफ दिखाई पड़ता है इनके चीफ मिनिस्टरशिप के चेहरे और मुखौटे दोनों के बीच। मुख्यमंत्री का जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन ऋतुराज जी अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई और फिर बाद में क्या हालात बने। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी प्यारी है, जैसा कि बीजेपी बार बार कहती है कि अभी कुर्सी पर नहीं है तो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित हैं, और मुख्यमंत्री को जो कि आतिशी है मौजूदा वक्त में, बार बार जब वो अपने आप को अस्थायी मुख्यमंत्री के तौर पर पाती हैं तो क्या दिल्ली के सीएम का मजाक नहीं बनता है? ऋतुराज झा जी। चित्रा जी, हमारे देश में जनतंत्र है और जनतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता ही सब कुछ होती है, और सही मायने में मुख्यमंत्री का चुनाव तो जनता करती है। और जनता के नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी से लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा सो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा उन्होंने कहा कि भाई भाजपा ने मेरे ऊपर कीचड़ फेंका है, भाजपा ने मुझे उल्टे सीधे इल्जाम में लगा के जेल में भेजा है, अगर जनता कहेगी कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो मैं बनूंगा, वरना नहीं बनूंगा। आज आप दिल्ली के अंदर में सड़कों पर निकलकर देखिए, आप अगर बात करेंगे तो हर दूसरा आदमी आपसे एक ही बात कहेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भला किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं को सुरक्षा देने से लेकर के, महिला सम्मान से लेकर के, महिलाओं को फ्री बसेस से लेकर के, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से लेकर तमाम चीजों में काम किया है। आज बात यही तो है कि भाई काम की राजनीति पे बात करो ना। आपकी 20 राज्यों में सरकार है। सुधांशु जी बड़े पढ़े लिखे आदमी है, चुनिंदा पढ़े लिखे नेता है भाजपा के पास, उसमें से एक है। भाई आपकी 20 राज्यों में सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने चुनौती दी है ऋतुराज झा जी अरविंद केजरीवाल जी को कि अपने मंत्रियों के साथ और सहयोगियों के साथ जाके यमुना में स्नान करेंगे क्या। उन्होंने प्रयागराज में डुबकी लगाई है। बहुत अच्छी, तो चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिए ऋतुराज झा जी आम आदमी पार्टी को। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना को लेकर के स्पष्ट रूप से जो कहना था कहा ना, भाई यमुना का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में बहता है, आप लगाइए डुबकी, कौन मना कर रहा है आपको। आज एक IITN मुख्यमंत्री जो बड़े पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के पाप को धुलना पड़ता है, मथुरा वृंदावन के संतों को इतना गंदा पानी जाता है यहाँ से। ऋतुराज झा जी, मैं आपसे चित्रा जी नहीं, मैं आपसे यमुना को लेकर चुनौती तो स्वीकार कर लेना चाहिए तुरंत। स्पष्ट रूप से कहा है। हाँ, उन्होंने चैलेंज दिया। 10 सालों से आप लोग यमुना की बात तो करते ही, चैलेंज स्वीकार करना चाहिए तुरंत। चित्रा जी जितने भी सीवर के ट्रीटमेंट प्लांट्स दिल्ली में बन रहे हैं, आप मुझे बताइए पिछले 5 साल के अंदर में 2-2.5 साल कोविड के कोरोना की वजह से खराब हुए, उसके बाद इन्होंने जेल खेलना शुरू कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकार किया कि इसकी वजह से इस काम में देरी है, 1.5-2 साल का समय और लगेगा। जिस दिन ये सीवर के ट्रीटमेंट प्लांट्स बन के तैयार हो जाएंगे, सारा का सारा सीवर ट्रीट होकर के जब यमुना में साफ पानी गिरेगा तो यमुना साफ हो जाएगा। एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, एक IITN है, खुद सामने आकर के कह रहे हैं कि हम लोगों ने 10 में से 9 काम किए हैं, अगर एक काम में कमी है तो उसको भी हम ही करेंगे। जो जिसने किया है, जिसने डिलीवर किया है, उम्मीद भी उसी से होती है, करेगा भी वही। अब मुझे तो उनका पुराना बयान याद आ जाता है, जब यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने कहा था कि यमुना अगर 2024-25 तक साफ नहीं हो पाई तो फिर मुझको वोट नहीं देना। ऋतुराज झा जी, आप ही के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से इस तरह की बातें कही गई हैं। हाँ, उनका ये बयान है, बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर। मुझे आप एक बात बताइए चित्रा जी, क्या 2020 में आपको पता था कि कोरोना नाम की महामारी आएगी? फरवरी में सरकार बनी, मार्च में महामारी आ गई, 2-2.5 साल खराब हुए। ठीक है, मतलब कोरोना की वजह से यमुना की सफाई नहीं हो पाई। सुधांशु जी जवाब दे दें, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सुधांशु जी, एक तरफ कोरोना आप दिखाइए स्क्रीन पर, एक तरफ कोरोना की वजह से कामकाज नहीं हो पाया और बाकी के काम LG लटका और रटका देते हैं, ठीक है, वो जो आरोप लगा रहे हैं।
20 राज्यों में सरकार है इनकी, 20 राज्यों में सरकार है। अगर आपको देखिए, कंपेयर करना ये है जो तो गवर्नेंस तथा- के मॉडल सुन लेते पे हैं, कंपेयर करो, अब सुन लेते हैं। डिलीवरी पे कंपेयर करो। ठीक है, हम 20 राज्यों की सरकार का भी जवाब देते हैं। देखिए, इनके आईआईटीएन मुख्यमंत्री और 20 राज्यों की सरकार दोनों का जवाब देते हैं। ऋतुराज जी, यदि ईमानदारी से काम करने का उद्देश्य हो तो आपने कहा महिलाओं को 2100 देंगे, चुनाव की आचार संहिता तो नहीं लगी थी? 3 महीने में 3 किस्त दे देनी चाहिए थी। हमने महाराष्ट्र में कहा लाडकी बहनी योजना, तो 3 किस्त दे दी थी चुनाव घोषणा होने से पहले तक। हमने मध्य प्रदेश में कहा तो चुनाव आने तक 4 किस्त दे दी थी। यदि अरुणोदय स्कीम हमारी आसाम में है तो 5 साल से चल रही है, और मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना हमारी कई वर्षों से चल रही है। तो हम तब मानते कि जो कहा वो किया। ये कह तो रहे हैं 3-4 महीने से, और जगह जगह वो फॉर्म बांट रहे हैं वही कांग्रेस वाले स्टाइल में कि ये फॉर्म भरिए और मिल जाएगा। आप तो सरकार में थे, आप विपक्षी दल नहीं थे कि आप वादा कर रहे हैं। आपको करके दिखाना चाहिए था, परंतु वो आप नहीं कर पाए। और दूसरा, आईआईटीएन मुख्यमंत्री की बताता हूं। यही आईआईटीएन मुख्यमंत्री जो थे वो बताते थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि देखिए साहब कितना प्रदूषण है, पंजाब से पराली आ रही है। अब इनके मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं, पंजाब का डिस्टेंस तो ज्यादा है और हरियाणा का डिस्टेंस कम है। और साहब, आपके तो मुख्यमंत्री ऐसे अद्भुत मुख्यमंत्री हैं कि कोविड का आपने उल्लेख कर दिया। कोविड में इन्होंने ये कहा था कि वैक्सीन बनाने का फार्मूला सरकार सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे देती ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिल जाए। साहब, मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, जिसको थोड़ी सी भी अकल है उसे ये पता है कि पैरासीटामोल जैसी भी जो टैबलेट है वो भी अमेरिका हमसे मंगा रहा था, क्योंकि हर फार्मास्यूटिकल की बनाने का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है और उसका स्पेसिफिक पेटेंट होता है। मतलब कोई कोविड वैक्सीन बनाना कोई चूरन था जो सबको बांट दिया जाए और हर दुकानदार उसको चूरन या लड्डू की तरह बना के बांट देगा? अगर ये बात कोई कहे तो या तो वो आईआईटीएन नहीं है, और अगर आईआईटीएन है तो बहुत शातिराना बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये बचकानी बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि पढ़े लिखे तो हैं, आईआईटीएन है। तो फिर ये शातिराना बात थी देश की जनता और दिल्ली की जनता को भड़काने के लिए। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूं। मनोज काका जी भी हमारे साथ हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मनोज काका जी, सीधे आपके पास आते हुए, योगी आदित्यनाथ ने आज रैली में बहुत गरज बरस कर आम आदमी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा और यह कहा कि उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन चुका है विकास का, और उससे जब आप कंपेयर करेंगे दिल्ली को तो बहुत पीछे चला जाएगा। वो ओखला की भी बात करते हैं, नोएडा से कंपेयर करते हैं ओखला के दिल्ली वाले हिस्से को, और कहते हैं आप जाके नोएडा को देख लीजिए डेवलपमेंट में कहां पर आगे जाकर वो खड़ा है, और यहां देख लीजिए रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है दिल्ली सरकार ने। मनोज काका जी, योगी आदित्यनाथ जी जो सवाल कर रहे हैं रोहिंग्याओं का, अगर किसी दूसरे देश से अपने देश में अगर लोग आ रहे हैं अनधिकृत रूप से अगर आ रहे हैं, तब तो योगी आदित्यनाथ जी को ये देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए। आपका फ्रेम फ्रीज है और साफ आवाज भी नहीं आ पा रही है। मनोज जी, मैं फौरन ठीक करवाती हूँ आदिल हसन साहब से, तब तक मैं इस सवाल का जवाब ले लेती हूं। आज उनके भी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तो ये रोहिंग्या वाले सवाल पर आदिल हसन साहब आप जवाब दीजिए, आप उनको दिखाइए स्क्रीन पर। और दूसरा ये है कि जब भी एमआईएम कहीं पर चुनाव लड़ती है तो माना जाता है कि जो बीजेपी विरोधी वोट है उसी को वो बांटने का काम करेगी। ये आरोप भी आप लोगों पर लग रहे हैं। मैम, ये तो मैम चलिए, वो तो चलते रहता है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। लेकिन बीजेपी से पूछिए, जो रोहिंग्या वाला मुद्दा पे तो बीएसएफ का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी है ना, होम मिनिस्टर अमित शाह की जय शाह बन गए हैं। बोलिए आप किसके जवाबदेही है, बॉर्डर पर किसके जवाबदेही है, आप ही बोलिए। और योगी आदित्यनाथ जो इतनी लंबी लंबी बात करते हैं, उनका एम्पेरिकल डाटा क्या कहता है हेल्थ में, स्कूल के मामले में आप ही बतलाइए, उनका चेक कीजिए। उनका गुजर एमएलए नंदलाल गुजर ने क्या कहा, आप ही बतलाइए। उनका संगीत बालियान ने क्या कहा पुलिस पर, उनका मंत्री एमएलए आशीष पटेल क्या कहे भ्रष्टाचार पर। तो योगी आदित्यनाथ को बोलने की तो अपना दिखाए ना कुछ करके। और सिवाय नफरत के योगी आदित्यनाथ साहब के पास क्या कैप्सूल है। हिंदू मुसलमान देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान ले आया, रोहिंग्या ले आए, नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाने जाएंगे मोदी जी, अजहर मसूद को कंधार बीजेपी छोड़ेगी, महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में सरकार बीजेपी बनाएगी, और फिर मुसलमान का नाम लेकर हिंदू मुसलमान करेगी। बतलाइए आप ही, बीजेपी नवाज शरीफ का कौन गया था, पठानकोट आईएसआई कौन लाया था, आप बतलाइए। स्कूल पर, कॉलेज पर, हेल्थ पर, एम्स का आपने अभी रिपोर्ट देखा कि कितना बद से बदतर है। हेल्थ मिनिस्टर कौन है पिछले 11 साल से बीजेपी का, जाकर देखिए पूरे। और उसके बाद झा जी जो मैथिली ब्राह्मण को किसने बदनाम किया, बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता ने गाली बक्का देश पर। बतलाएं किस मुंह से देंगे, इनके बुजुर्ग ने गाली बक्का
महिलाओं को गाली बक्का। और जो इनका एलजी है, इनका दिल्ली पुलिस है, क्या करती है दिल्ली पुलिस? जेएनयू पर जो हमला हुआ अभी तक कुछ नहीं किया। और आप ही बताइए, अभी तक वो कातिल पकड़ा नहीं गया। 5-5 साल से लोग गिरफ्तार है। दिल्ली पुलिस का आपने देखा नहीं ब्रूटैलिटी? वो वीडियो नहीं देखा किस तरीके से उसने क्या ज्यादती की है? तो बीजेपी और आम आदमी की पार्टी की बात, आम आदमी डबल हिंदुत्व के पीछ पे खेलती है। आप ही देखिए, बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोलेंगे। इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि नहीं, लक्ष्मी और सरस्वती का फोटो नोट में छपना चाहिए। बोलते थे गाड़ी नहीं लेंगे, बोलते थे ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, सब सुविधा लिया। लेकिन जब मुसलमानों के मुद्दे पर दंगा हुआ तो जाकर गांधी समाधि पे बैठ गए। इनको होम मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, कमिश्नर से मिलना चाहिए था, एलजी से मिलना चाहिए, वो इन्होंने नहीं किया। ड्रामा जाकर करके गांधी समाधि पर बैठ गए। अरे आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप कोई प्यून नहीं है, और भ्रष्टाचार में आप जेल गए हैं। हमने हक बात बोली है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी पे आपने, कश्मीर को 3 भाग में बांटा गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख में आम आदमी पार्टी ने साथ दिया, 370 पे साथ दिया, ट्रिपल तलाक पे साथ दिया। हर वो मुद्दा जो बीजेपी को सूट किया, जेडीयू और आम आदमी पार्टी ने साथ दिया है। नीतीश कुमार तो बोल ही नहीं सकते हैं। नीतीश जी कल बोलते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। नीतीश जी यही बिहार में बोलते थे। आज कहां आरएसएस मुक्त भारत, आज कहां मिट्टी में मिल जाएंगे, जवाब ले लेंगे एक एक करके। आपने भाजपा और आप दोनों पर आरोप लगाए हैं, और जैसे ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, मनोज काका, आप बताएगा। पूछिए, मैथिली ब्राह्मणों को गाली दिया, पूछिए उस पर। ठीक है, पहले मैं सुधांशु जी से जवाब ले लेती हूँ। बार बार उनके फ्रेम में कुछ दिक्कत आ रही है। सुधांशु जी, एक एक करके कई मुद्दों पर घेरा है उन्होंने। वो कह रहे हैं आपके नेता आते हैं खाली बांटने और काटने की ही राजनीति करते हैं। सुधांशु जी, देखिए कितनी मजेदार बात है। दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी, जिसके कि मकान के ऊपर हथियारों का जखीरा था, पेट्रोल बम की बोतलें थी, और इतना ही नहीं, एंगल आयरन बाकायदा फिक्स करके लगाया गया था, यानी महीनों पहले से तैयारी थी। जो उस समय आम आदमी पार्टी का कारपोरेटर था, वो ताहिर हुसैन आज एमआईएम वाली पार्टी का, यानी उस पार्टी का कैंडिडेट बना है, जिसके नेताओं ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम दिखा देंगे। जिसके दूसरे नेता ने कहा था 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। और इनके सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जब मोदी हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा। क्या प्रवचन देते हैं आके कि ये बड़े डेवलपमेंट ओरिएंटेड पार्टी हैं। देखिए, आज जानते हैं क्या चित्रा जी, समस्या क्या है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, और आज वो टूट गया। क्यों टूट गया? ये गठबंधन 2 आधार के ऊपर था, भ्रम और एम। भ्रम जो इन्होंने फैलाया था कि संविधान बदल देंगे वगैरह वगैरह शेड्यूल कास्ट के बीच में, वो भ्रम टूट गया। अब एम को लेकर एक दूसरे के ऊपर भ्रम पैदा हो गया। और ये एमआईएम में तो डबल एम है, ये तो डबल एम वाली पार्टी है। तो एम के लिए आम आदमी पार्टी की प्राण सांस अटका हुआ है कि कांग्रेस ना ले जाए, इसने कांग्रेस को झटक दिया। कांग्रेस का दिल आहें भर रहा है कि ये एम जो पहले मेरा था वो मेरे पास आ जाए। अब बीच में आ गए हैं जिन्ना की साक्षात आत्मा रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी, धुम धुम धड़प धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। वो हर जगह लड़ने के लिए पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये तो मेरा है, ये मेरे साथ आ जाए। इसीलिए अभी अमानतुल्लाह खान का वीडियो भी आया जिसमें कह रहे हैं आपके वोट तकसीम नहीं होने चाहिए वरना बीजेपी जीत जाएगी। ठीक यही कमलनाथ जी का ये आया था वीडियो, जब वो कह रहे थे मुसलमानों का 100% वोट चाहिए था। अभी आपको याद करिए महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी मौलाना अजहरी के सामने जाके क्या कह रहे थे, साहब सिर्फ ये आपसे गुजारिश लेके आया हूं कि मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम वोट है, 100 का 100% हमें मिलना चाहिए। साहब ये पार्टियां आकर जब ये कहती हैं कि सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, तो मुझे लगता है योगी जी ने जो कहा है वो 100% सही कहा है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल 100% कहा है। और एक एक चीज पे गंभीरता से नजर रखनी चाहिए, और इन पार्टियों की कथनी से उनकी करनी खुद ब खुद बेनकाब हो जाती है। जवाब दीजिए इस पर, क्योंकि ये सवाल काफी ज्यादा अहम हो जाता है। दंगों के आरोपियों को आदिल हसन साहब आप टिकट देंगे, और मेरे सामने तो खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। वो चाहते थे चुनाव प्रचार करने के लिए आप आए बाहर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस तरह की टिप्पणी करता है, और उसके बाद जब आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरेंगे तो आप खुद उसमें डूबे हुए ज्यादा नजर आते हैं आदिल हसन साहब। अब दंगों के आरोपी ही मिले थे आप लोगों को टिकट यहां पर बांटने के लिए। चित्रा जी, जिन्ना के मजार पर लाल कृष्ण अडवाणी चादर चढ़ाने गए थे, नवाज शरीफ क्या मोदी बिरयानी खाने गए थे, अजहर मसूद को कंधार बीजेपी छोड़ी थी, महबूबा मुफ्ती। अरे दंगे 2020 में हुए थे, आप कहां लेकर जा रहे हैं? 2004 में दंगे 2020 में हुए थे ना, इसे सच्चाई आप बता चुके हैं आदिल हसन साहब।
सुन लीजिए और सुन लीजिए। अरे और सुन इतिहास लीजिए। में इतना जाएंगे तो अभी की बात नहीं कर पाएंगे ना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। हर दिन मोदी हर दिन नेहरू को याद करते हैं, हाँ। तो हम लोग क्यों नहीं इतिहास में जाए? अरे आप अपनी रैली में याद कर लीजिएगा आदिल हसन साहब, अभी यहाँ रैली नहीं हो रही है ना महाराज, प्लीज। अच्छा सुन लीजिए, बोलिए, चित्रा जी, अभी इन्होंने जो जात की बात की, किसने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं ओबीसी हूं? नरेंद्र मोदी ने कहा था। किसने ओबीसी मंत्रालय का दिखाया था कि मैं अपने ओबीसी मंत्री को बनाया हूं? आप पूछे नीतीश जी क्यों बदल गए? बिहार में जातीय जनगणना कराए, अब देश में जातीय जनगणना में क्यों नहीं साथ दे रहे? कल तक नीतीश कुमार ने खुद अगुवाई की अरे थी, दंगों के आरोपियों पर सवाल पूछा जा रहा है आदिल हसन साहब। नीतीश कुमार पर जाएंगे ना 2025 के आखिरी में जब चुनाव होगा बिहार में? नीतीश कुमार को लाकर आप मुद्दे से भटकाने का काम क्यों कर रहे हैं? अभी यहाँ पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और एमआईएम की बात हो रही है ना। सुनिए तो मैडम, इतना जज्बाती नहीं हो। अरे मैं हूँ जज्बाती, ठीक है, मुद्दे पर बात कीजिए। ठीक है आदिल हसन साहब, तड़ीपार किया गया था, अमित शाह को तड़ीपार किया गया था, वो भी चुनाव लड़े थे। बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का घूस लेके पकड़ाया था, रक्षा दलाली किया था बीजेपी ने। उसके यहाँ पर प्रवचन करने के लिए नहीं बुलाया गया है, पूछा जा रहा है सवाल। दंगों के आरोपी ही मिले थे क्या आपको टिकट देने के लिए? ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्रोवोक करने वाली, एक सेकंड सर, ठीक है आपकी बात हो गई। मनोज काका जी सीधे आपके पास आते हुए, आपकी बात हो गई। आदिल हसन साहब प्लीज ये सर्टिफिकेट अपना अपने पास रखिए। सवाल पूछा गया, दंगों के आरोपी ही मिले थे आपको यहाँ पर टिकट देने के लिए, उस पर जवाब नहीं देकर आप यहाँ पर ज्ञान बांटेंगे तो बैठकर ज्ञान सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है इतना ज्यादा। मनोज काका जी आपके पास आते हुए, आपकी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, फ्रेम फ्रीज हो रहा था, आपने सबके बयान सुन लिए हैं, आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद जी यूपी मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ दिल्ली में। जी चित्रा, सभी ठीक बात है। योगी आदित्यनाथ जी जो मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनका मॉडल क्या है उसकी भी बात हो जानी चाहिए। उनका मॉडल योगी आदित्यनाथ जी का ये है कि उत्तर प्रदेश में बीएचयू जैसे संस्थान में भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों ने एक बेटी को नोचा और उस बेटी के दरिंदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेता फोटो खिंचाते रहे। योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल क्या है? आज यही गोरखपुर की खबर है कि एक व्यापारी का 10 करोड़ में अपहरण हो गया। योगी आदित्यनाथ का मॉडल क्या है कि उनके खुद के गृह जनपद में गोरखपुर में हुक्का बार में बेटियों के हुक्का से मदहोश करके और उनके आबरू इज्जत लूटी जाती है। योगी आदित्यनाथ का मॉडल क्या है उत्तर प्रदेश में कि 8 साल के उनके कार्यकाल में 22 पेपर लीक हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का मॉडल क्या है कि उनके राज्य में एक दलित की बेटी को रात के 2 बजे बर्बरता से जला दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल क्या है कि धार्मिक उन्माद फैलाओ। और सुधांशु भाई एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ख्यातिलब्ध व्यक्ति हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, सब बातें कर रहे थे, लेकिन संविधान सम्मत एक बात नहीं कर पाए। ये नहीं बताए कि सावरकर ने अपने सावरकर नामा में बाबा साहब का अपमान किया और योगी और अमित शाह जी ने अभी संसद में बाबा साहब का अपमान किया। सावरकर ने यह कहा अपने सावरकर नामा में, सुधांशु भाई जरूर पढ़े होंगे कि एक भिक्षु के एक हिंदू के भिक्षु हो जाने पर हिंदुओं को सूतक नहीं लगेगा। और इन बंच ऑफ थॉट में एमएस गोलवलकर ने कहा कि हमारा संविधान तो कुछ नहीं है, बस पश्चिमी संविधानों का एक बोझ भर है। उस पर क्या जवाब देंगे सुधांशु भाई? निश्चित रूप से इनका स्मृति लोप हो जाएगा। तो जिन लोगों ने हमेशा इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, बहुजनों का अपमान करते रहे, ये सब इतिहास की बातें बताते रहे, लेकिन ये नहीं बताए। अब फ्रेम ही फ्रीज हो गया है, फिर आप बोलेंगे कि मैंने पूरा बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन सुधांशु जी, उन्होंने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे हैं, आप उस पर जवाब दे दीजिए। और ये दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए सुधांशु जी। मैं सिर्फ एक ही जवाब दे देना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल ये है कि जब उन्होंने, और अखिलेश जी का मॉडल क्या है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का वो वीडियो अवेलेबल है जब योगी जी ने कहा कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश जी जैसे स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़े होकर बोले कि आप ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं। योगी जी का मॉडल यह है कि 2017 में सरकार आने से पहले दिल्ली में बैठा हुआ बिजनेसमैन और व्यवसायी कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, और अब मॉडल यह है कि माफिया कहता मुझे यूपी नहीं जाना, मुझे पंजाब के जेल में रहना है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्तार अंसारी ने अर्जी दी थी कि पंजाब की जेल में रहना चाहता हूं, यूपी नहीं जाना चाहता हूं। और अखिलेश जी का मॉडल यह था कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु पे गए मगर कल्याण सिंह जी की मृत्यु पे नहीं गए, जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। और ये बाबा साहब की बात करने वाले इन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मनोज काका जी आप बहुत अच्छी तरह सुन लीजिए, डेट और प्लेस कोट करके बोल रहा हूं। 6 सितंबर 2016 को गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के समय आजम खान ने बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया कहा था।
पुनः कह रहा हूं 6 सितंबर 2016 को गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के समय इससे जो गोलवरकर ने जो अपमान किया था, जो सावरकर ने अपमान किया था, या अपनी बारी काहे परेशान हो रहे हैं भाई? अभी तो एक ही फैक्ट आया है, अभी तो एक ही फैक्ट आया है भाई। अब सुनिए दूसरा, सुनिए 4 जून 1995 को काशीराम जी ने जब मुलायम सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया है। काका जी अभी एक ही फैक्ट आया है, इतना डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए, अरे भाई मैं बता रहा हूं, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। अभी तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज का जवाब दे रहे हैं। अरे भाई काहे परेशान हो रहे हैं? अब सुनिए, काशीराम जी का साइन किया हुआ लेटर है जून 95 में, कि जब उन्होंने मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया, कि दलितों पे हो रहे भयानक अत्याचारों को न सहन कर पाने के कारण जो मुलायम सिंह की सरकार कर रही, हमने वापस लिया। और मनोज जी ये बताइए, दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किस सरकार ने वापस किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और वापस ही नहीं किया, रेट्रोस्पेक्टिव वापस किया। हजारों दलित जो प्रमोट हो गए तो वो रिवर्ट कर दिए गए। और जब दलितों की पहली सरकार बनने जा रही थी तो मायावती जी का अदालत में दिया हुआ हलफनामा है, ये मेरे शब्द नहीं है, कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, कोट अनकोट, ये मायावती जी का वर्ड है। इसलिए जब आप लोग आकर ऐसा बोलना शुरू करते हैं दलितों के लिए पिछड़ो, अरे कोई पिछड़ो तो छोड़िए, यादव जाति के लिए कुछ नहीं किया। जब देना होगा तो मैं और मेरा परिवार, सबसे पहले मुलायम सिंह जी, फिर उनके भाई शिवपाल जी, फिर भाई राम गोपाल जी, फिर बेटे अखिलेश जी, फिर भतीजे, फिर बहू डिंपल जी, फिर धर्मेंद्र जी, वगैरह 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 वगैरह। अरे आप वर्ग तो छोड़िए, अपनी जाति में एक योग्य व्यक्ति नहीं मिलता जिसको जाके दिया जा सके। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय नहीं, ये पारिवारिक आय की लड़ाई है। ठीक है, ये जातिवाद का चूरन है और परिवार को अर्पित संपत्ति संपूर्ण। आप छोटा सा जवाब दीजिए। अभिषेक झा की टिप्पणी नहीं हो पाई, उनको बीच में मुझे रोकना पड़ा था, प्लीज जल्दी से। देखिए चित्रा जी, मैं बहुत छोटा जवाब दूंगा। सुधांशु भाई से जो मैंने सावरकर नामा पर और बंच ऑफ थॉट पर सवाल पूछे, उस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने नहीं बताया। अब कहां चले जाते हैं इतिहास में, झांकेंगे। मेरे पास 1 मिनट और बचा हुआ है मनोज काका जी। और दिल्ली पर चुनाव है, आपको आम आदमी पार्टी की तारीफ करने का मौका मिला था, आप सावरकर पर पहुंच गए। काल पर होगा, बाबर पर होगा। बाबर का नाम इस आपके संवाद में सबसे पहले किसने लिया? हाँ। आप बताइए जरा। अकबर का नाम किसने लिया? सुधांशु भाई ने लिया। तो आपको इनसे सर्वप्रथम ये सवाल करना चाहिए कि क्या पूछा था मैंने, किसी के नाम पे वोट मिल पड़ेंगे क्या, मिलेंगे? पूछा था मनोज जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रहा है। वक्त हमारे पास कम है, अभिषेक झा का एक क्लोजिंग कमेंट में ले लेती हूँ। आपने सवाल पूछा था, मैं मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। नहाने धोने की और शुद्धता की मैं जवाब दे लूं चित्रा जी, मैं जवाब दे लूं या मेरा समय भी यही ले लेंगे? नहाए धोए क्या होता है जब मन में मैं जवाब दे लूं या मेरा समय भी यही ले लेंगे? धोए पास न जाए तो योगी आदित्यनाथ जी चाहे जितना नहा लें, उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और खास करके बहुजन वर्ग पर अत्याचार करने के जो खून के धब्बे लगे हैं, वो इतिहास में हमेशा रहेगा। वो एक अपना जाति स्वजाति मंच चला रहे हैं। और अब सुधांशु भाई को पता होगा, अभिषेक झा जी वक्त कम है। अभिषेक झा जी, ठीक है जी। कुल मिलाकर चित्रा जी, इस डिबेट से यही सार निकल कर आ रहा है जो हम समझ पा रहे हैं और जो आपके दर्शक हैं वो भी समझ पा रहे होंगे, कि आम आदमी पार्टी के खेमे में इतनी बौखलाहट सिर्फ इस बात से है कि अलग अलग नेताओं के प्रोग्राम्स क्यों हो रहे हैं और वो आरोप प्रत्यारोप के इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी, भाई समाजवादी पार्टी का तो स्टैंड ही नहीं क्लियर है कि हम इस इंडिया अलायंस को जो उन्होंने बनाया, इसमें किसके साथ है? कांग्रेस पार्टी की खिलाफत ही कर रहे हैं एक तरह से। और कितनी सीटें मिली है इनको चुनाव लड़ने के लिए, जरा पूछ तो लीजिए एक बार कि भाई इनका कोई प्रत्याशी चुनाव भी लड़ रहा है क्या, या सिर्फ नैतिक समर्थन देकर ही काम चलाएंगे? अरे आपको भी तो एक ही सीट मिली है ना महाराज, एक ही है कि एनडीए के खेमे को गाली दो। एक ही मिली है अभिषेक झा जी। एक भी मिली ना चित्रा जी, एक भी मिली ना। भाई गठबंधन में जब हम होते हैं, हम ज्यादा सीटें बिहार में लड़ते हैं, हमने झारखंड में सीटें ली हैं, हमने मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। देखिए गठबंधन सिर्फ ये नहीं होता है कि हम कितनी सीटें लूट ले, ये इंडिया अलायंस वालों की पद्धति हो सकती है। ये आपको खींचतान देखने को मिलेगी इनके जो घटक दल उनके बीच में। हमारे यहाँ गठबंधन का मतलब त्याग भी होता है, समर्पण भी होता है, समर्थन भी होता है। और ये बातें अब आपका ये त्याग जो है वो कितना फायदा बीजेपी को पहुंचाएगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के अपने दावे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली, चूंकि एक छोटा भारत यहां पर बसता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी हिस्सों से पंजाब के ज्यादातर लोग यहां पर
होते हैं। इसी वजह से अलग अलग सेक्टर्स के वोट को भी अपने पक्ष में किए जाने की कोशिश तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर, एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री आकर आपके लिए करते हैं प्रचार, तो यूपी के सीएम आकर भरते हैं हुंकार भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब किसके दावे का दम दिखेगा, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।